हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही बच्चों को बहुत हार्ड चैप्टर लगता है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और आई होप आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये एक तरीके की एनर्जी है जो किसकी वजह से फ्लो होती है? चार्जेस की वजह से फ्लो होती है। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज कुछ भी नहीं है। चार्ज पता क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो किसकी वजह से राइज होती है? इलेक्ट्रॉन के बढ़ने और घटने से राइज होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव आता है। और जब इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। अब फंडामेंटल लॉ पढ़ा है हमने किसके बारे में? चार्जेस के बारे में। क्या बोलता है? सेम चार्जेस क्या करते हैं? रेपेल करते हैं, मतलब कि दूर भागते हैं। और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि पास आते हैं। अब ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, वो देखते हैं। ऐसा यूनिट होती है हमारी कूलम, जिसको हम सिंपल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी नहीं है। पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके जाने में कितना समय लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो फॉर्मूला ये रहा। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। अब इसके लिए एक मेजरमेंट टूल बनाया गया जिसको हम बोलते हैं एमीटर, जिसको हम किसके अंदर कनेक्ट करते हैं? सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। फिर आती है हमारी डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब ये क्या है? कन्वेंशनल है, मतलब कि एज्यूम करा गया है, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है? चार्जेस की वजह से फ्लो होती है। कौन से चार्जेस की वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उससे पहले इसकी डायरेक्शन फिक्स हो चुकी थी, मतलब कि वो बता चुके थे, इसलिए इसको लिख दिया आगे कन्वेंशनल, मतलब कि एज्यूम करा गया। फिर हमारा टॉपिक आता है हाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव थ्रू अ कंडक्टर। कैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं थ्रू आउट द कंडक्टर? तो सबसे पहला है, जब मेटल वायर को हमने कनेक्ट नहीं करा किसके साथ? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ, मतलब कि सेल या बैटरी के साथ हमने वायर को कनेक्ट नहीं करा, तब क्या होगा? ये सिंपल सी वायर है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको सबको पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई मूव कर रहा होगा इधर की तरफ, कोई कर रहा होगा इधर की तरफ, तो जो नेट मूवमेंट आती है वो होती है जीरो, मतलब कि नेट फोर्स जो होगी वायर के अंदर वो क्या होगी? जीरो। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने देखा होगा कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कोई इधर घुस रहा है दुकान में, कोई इधर घुस रहा है, तो आपको ओवरऑल क्या दिख रही होती है? नेट फोर्स जीरो, मतलब कि मूवमेंट क्या होती है? ना के बराबर दिख रही होती है। बट उसी टाइम पर अगर मैंने एक पिज्जा स्टॉल लगा दिया और वो पिज्जा मैं फ्री में बांट रहा हूँ, तो सारी की सारी भीड़ एक तरफ आ जाएगी। तो आपने देखा कि बस सिंपल एक चीज मैंने लगाई तो सारी की सारी भीड़ आ गई। उससे आपको एक चीज पता चली कि भाई नेट मूवमेंट जो है ना वो इधर की तरफ हो रही है। तो यही चीज होती है सेकंड वाले केस के अंदर, जब हम मेटल वायर को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ, मतलब कि सेल या बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? सेल और बैटरी का एक तरीके से वोल्टेज, मतलब कि धक्का दे रही है। जैसे कि पिज्जा स्टोर क्या कर रहा था? अपनी तरफ खींच रहा था। ऐसे जो सेल होता है एक तरीके से धक्का देता है, चार्ज इसको क्या करता है? धक्का देता है एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हैं, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। तो इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये है सिर्फ जब क्या होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने में कितना काम कराया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा से देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने के लिए कितना काम करा गया, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं वी से। अब इसका और क्या नाम होता है? वोल्टेज भी इसको बोलते हैं, मतलब धक्का। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन में क्यू। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। अब इसके लिए भी क्या बनाया गया? एक भाई एक टूल बनाया गया, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जो किसको क्या करेगा? मेजर करेगा, जिसका नाम है वोल्ट मीटर। और हमेशा वोल्ट मीटर किसके अंदर कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल के अंदर। फिर आता है हमारा सिमिलर टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम है दोनों, ये सेम है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से आ रहा था वो हमें पता था, बट इसके अंदर नहीं पता, इसलिए हमने क्या मान लिया? इन्फिनिटी मान लिया। और कुछ भी नहीं है, सारी सारी चीजें सेम है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि करंट क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। कब? जब कांस्टेंट क्या होगा? टेम्परेचर होगा। तो भाई जब ये साइन बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन होता है करंट प्रोपोर्शन किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो जब प्रोपोर्शन का साइन आता है तो हमारा क्या आता है? कांस्टेंट आता है, जो यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस है, आर। आर का मतलब रेजिस्टेंस। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है? सबसे पहली बात, ये डिपेंड है नेचर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर मैंने करंट बढ़ाया तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तब भी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, मतलब कि सॉरी, जब करंट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ही बात है पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस पहले था वो अब भी आएगा।
अब जानते हैं हम क्या रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ये क्या एक तरीके से प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, अपोज करती है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। साइन ये है, इसको और क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं सर्किट के अंदर? ऐसे। फिर आते हैं हमारे फैक्टर जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको? रेजिस्टेंस को। सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं कंडक्टर की तो हमारे रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या भाई, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? लेंथ के साथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो हम देखते हैं लॉन्ग वायर मतलब कि लंबी वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। छोटी वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। फिर आता है हमारा दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे कि ये दो टाइप की वायर है आपके पास, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, इसका बड़ा है। तो जिसका छोटा होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस हाई होगा और जिसका बड़ा होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। क्योंकि एक तरीके से मानो एक गेट है, ठीक है, ये गेट छोटा है तो एकदम से इलेक्ट्रॉन घुसेंगे तो भाई रगड़ खाएंगे, रगड़ खाएंगे तो मतलब क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा। एक तरीके से जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या है? फ्रिक्शन है वायर का। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा हो क्योंकि भाई गेट छोटा है तो इलेक्ट्रॉन तो घुसेंगे बट रगड़ खाएंगे, और यहाँ पर गेट बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से घुस सकते हैं, तो साथ में चिपकेंगे नहीं, साथ में चिपकेंगे नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं जनरेट होगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। फिर आता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जैसे कि इंसुलेटर होते हैं और कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता। और जो कंडक्टर होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा लो होता है, इसलिए करंट पास हो सकता है, मतलब कि होता है। फिर हमारा क्या निकलता है यहाँ से? ओवरऑल क्या निकला? रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ बाय ए के। तो प्रोपोर्शन का साइन हटा तो एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, जो यहाँ पर क्या आता है? रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या बता रही है? नेचर ऑफ मटेरियल बता रही है। क्या बता रही है? नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी के बारे में जानते हैं, ये भी क्या है? सेम रेजिस्टेंस है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। बस ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, यही अंतर है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है? इनके ऊपर। और जो रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बना दिया मैंने, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था और ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। फिर आता हमारा रजिस्टर। अब ये एक्चुअल लाइफ में, ये तो सारी हमने देखी नहीं चीजें, प्रॉपर्टी है। अब आता है एक्चुअल लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको हम यूज करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर, टू रिड्यूस करंट फ्लो को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दिखता है ये। अब रजिस्टर को हम सीरीज के अंदर भी लगाते हैं, ठीक है, और रजिस्टर्स को हम पैरेलल के अंदर भी लगाते हैं। तो जब सीरीज के अंदर लगाते हैं तो हमारा जो करंट होता है वो सेम होता है। करंट का मतलब है कि ये पाइप है, इस पाइप के अंदर जितना मैं पानी भरूंगा उतने तो यहाँ से निकलेगा। सपोज करो मैंने इस पाइप के अंदर यहाँ से स्टार्टिंग में 20 लीटर पानी छोड़ा, तो यहाँ से भी तो उतना ही निकलेगा। तो करंट को आप वही मानो, पानी मानो, ठीक है, 20 लीटर मानो। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब धक्का, जिस प्रेशर से मैं पानी भेजूंगा यहाँ से, वो प्रेशर क्या यहाँ रहेगा? सेम नहीं रहेगा। तो यही चीज देखा जाता है सीरीज के अंदर कि यहाँ से अगर पानी भेजा मतलब करंट भेजा तो यहाँ से भी वो इतने उतना ही निकलेगा, तो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग वाले को क्या लगेगा? धक्का ज्यादा लगेगा, फिर इसको थोड़ा सा कम, फिर इसको थोड़ा सा कम। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम नहीं रहता किसके अंदर? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिंपल प्लस कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको सबको प्लस कर दो, हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। फिर आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। अब पैरेलल के अंदर जब हम रजिस्टर को लगाते हैं, फिर आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। जब हम रजिस्टर को पैरेलल के अंदर लगाते हैं तो हमारा क्या निकलता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, यहाँ पर जो करंट होता है वो हमारा सेम नहीं रहता और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा सेम रहता है। अब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या है? 1 बाय टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस प्लस 1/R2 डॉट 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 प्लस 1/Rn, मतलब कि इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद। ये तो हमने ये देख लिया रेजिस्टेंस के बारे में सारी चीजें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब हम जानते हैं कि डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किसके अंदर होता है? सीरीज के अंदर होता है या पैरेलल के अंदर होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किसके अंदर होता है? पैरेलल के अंदर होता है। अब सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं वो देखो। सबसे पहला एडवांटेज, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अप्लायंस खराब हो जाता है तो अदर्स जो है ना वो खराब नहीं होते, ठीक है। और दूसरा क्या है? ईच अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच। हर अप्लायंसेस का क्या होगा? अपना अपना स्विच होगा कि अगर हम चाहे इसको चलाना है
इस ट्यूबलाइट को चलाना है तो चला सकते हैं, अगर हम चाहें कि इस वाली ट्यूबलाइट को चलाना है इसको चला सकते हैं। बट सीरीज में ऐसा क्या होता है, सीरीज में सबका कनेक्शन एक ही होता है, मतलब कि सबका स्विच क्या होगा, एक ही होगा। अगर मैंने स्विच दबाया तो सारी की सारी चीजें ऑन हो जाएगी, ठीक है। और क्या होता है, हर अप्लायंसेस को क्या होती है यहाँ पर सेम वोल्टेज मिलती है, और दूसरा ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर लो होता है। फिर आता है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। अब डिसएडवांटेज क्या होता है वो देखते हैं। एक अप्लायंसेस अगर बंद हो गए तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, हर अप्लायंसेस का अपना स्विच नहीं होगा, सबका एक ही स्विच होगा। तीसरा क्या है, यहाँ पर वोल्टेज होगी वो सेम नहीं मिलेगी हर हर अप्लायंस को। और चौथा जो होता है यहाँ पर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है, सबसे पहले हम पावर के बारे में जानते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब कि हमने कितना काम करा, कितने सेकंड्स के अंदर या कितने टाइम के अंदर, उसको हम बोलते हैं पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, हमने क्या करा, इलेक्ट्रिकल वर्क करा डन पर यूनिट टाइम में, मतलब कि हमने वर्क डन करा, एनर्जी लगाई कितने टाइम के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन या एनर्जी अपॉन में टाइम। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स, एनर्जी की जूल होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो पावर की हमारी क्या बनती है, जूल पर सेकंड, जिसको हम वॉट भी बोलते हैं। अब इसके तीन और फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट। दूसरा क्या होता है, करंट का स्क्वायर इनटू में रेजिस्टेंस। और तीसरा क्या होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आप रट लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा। फिर आता है हमारा क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, वो होती है किलोवाट आवर। क्योंकि जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है ना यूनिट, मतलब कि एनर्जी इस्तेमाल जो होती है वो किस में होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो हम जूल्स पर सेकंड के अंदर मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या बनाया गया, किलोवाट आवर बनाया गया। जैसे कि मैं अगर मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ तो मैं उनको, किसी को मैं ये थोड़ी बोलूँ कि मैं 3600 सेकंड्स के लिए जा रहा हूँ, मैं तो ये बोलूँ ना कि मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ। अब 3600 सेकंड्स और 1 घंटा मतलब दोनों का सेम है, बट बोलने का तरीका सही अलग है, ठीक है। अगर मैं 3600 सेकंड बोलूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा कि भाई कितनी देर के लिए जा रहे हैं, बट 1 घंटा बोलूं तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई 1 घंटे के लिए जा रहा है, मतलब 60 मिनट के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में करंट यूज होता है, तो वहां पर बनाएगी किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर के अंदर क्या होता है, 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर होता है। अब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट होता है, 1000, और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 किलोवाट में कितने सेकंड, मतलब कि कितने वॉट सेकंड निकलेगा, 36 लाख वॉट सेकंड निकलेगा, जिसको हम और क्या बोलते हैं, 36 लाख जूल्स भी बोलते हैं। अब हमारा 1 किलोवाट जो आवर होता है वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। फिर आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर्स के अंदर तो वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखते हैं, जिसमें से एक है हमारा हीटिंग इफेक्ट। और क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाया जाता है, वो हम 11th-12th में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट, जो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस इंटू में टाइम, वो किसके बराबर होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बराबर होता है। मतलब कि फॉर्मूला क्या बना हमारा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू में R इंटू में टी। ये किसके द्वारा निकाला गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के द्वारा निकाला गया। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, वर्क डन लिया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने चार्ज की वैल्यू क्या डाल दी यहाँ पर, I इंटू में टी, और पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू डाल दी, I इंटू में R। अब जब तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करो तो हमारा फॉर्मूला बना क्या, आई स्क्वायर इंटू में R इंटू में टी, जो वर्क डन का निकला। अब वर्क डन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सारे का सारा हमने एज्यूम कर लिया कि किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू में R इंटू में टी। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देख लिया हमने, ठीक है। और इससे और क्या निकला कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, आई स्क्वायर के, और हमारा H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रेजिस्टेंस के, और हमारा जो H है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टाइम के। फिर आता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, पहला आता है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का काम क्या है, चीजों को गर्म करना, मतलब कि प्रेस करना। अब भाई इसके अंदर क्या वायर डाली जाती है, किसकी वायर डाली जाती है, इसके अंदर डाली जाती है निक्रोम की वायर, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वहां पर क्या दिखता है, हमें हीटिंग इफेक्ट दिखता है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है हीट। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक लैंप, जिसके अंदर बल्ब भी आता है। अब बल्ब के अंदर क्या होती है भाई, मेटल की वायर होती है, और मेटल का नाम क्या है, टंगस्टन। अब टंगस्टन मेटल का जो वायर होती है ना, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। अब जब इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट दिखता है तो ये ग्लो करती है, क्या करती है, ग्लो करती है, बिकम्स व्हाइट हॉट ग्लो। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, 33,380 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब बल्ब होता है ना, इस फिलामेंट के अंदर ना, मतलब कि ग्लास के अंदर हमारे
दो गैसेज डाली जाती है, इसको बोलते हैं आर्गन और नाइट्रोजन। अब ये क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है। जब ये जलता है ना, हॉट होता है, तब ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये गैसेज कैसी है, अनरिएक्टिव है। बट अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होगी या और कोई गैसेज होगी, वो क्या कर जाएगी, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। जब ये जलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो हमारे घरों में यूज होता है। ये मीटर से पहले लगाया जाता है। क्यों, कभी कभार क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है घर के अंदर। अगर करंट बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे घर के अंदर घुस जाएगा, तो जितने भी अप्लायंसेज है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फूक जाएंगे। तो उसके लिए हमारे प्रोडक्शन के लिए क्या लगाया जाता है, घर के स्टार्टिंग में फ्यूज लगाया जाता है, जिसके अंदर किसकी वायर होती है, कॉपर की वायर होती है। अब कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ना बराबर होता, मतलब कि थोड़ा कम होता है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी, तो इसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। तो ये क्या होने लग जाएगी, गर्म होने लग जाएगी। अब जैसी गर्म होने लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो जो सर्किट था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे घर के अंदर करंट नहीं जा पाएगा। अब जो घर के अंदर करंट नहीं जा पाएगा, तो हमारे जो अप्लायंसेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए हमारा क्या लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो हमारे अप्लायंसेज बच जाते हैं। प्रोटेक्ट हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर देख लिया इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपका एग्जाम आ गया है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर अभी भी नहीं पढ़ना स्टार्ट करा तो।